কলকাতা আরএসএস এর 100 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত। जो बहुत सारे कार्य चले हैं उन कार्यों की प्रेरणा कहीं न कहीं इन दो में से किसी महापुरुष में निहित है। परंतु वो भी धारा आज भी चल रही है, अच्छा चल रहा है, परंतु समाजव्यापी नहीं हुआ। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम करके कार्यकर्ता के नाते उन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था, क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। ने चौथी प्राइमरी स्कूल में चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में स्कूलों में भी हुआ, इनके भी प्राइमरी स्कूल में हुआ। और उस समय मिठाई बांटी गई जैसे बांटते हैं, तो इन्होंने ये मिठाई फेंक दी कचरे में। तो शिक्षकों ने पूछा क्यों फेंकी भाई, बच्चे हो मिठाई नहीं खाते हो? तो कहा ये तो मिठाई नहीं जहर है। हमारे राज्य को निकालकर अपना झंडा गाड़ने वाले परकीय लोगों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए शोक दिन है, उत्सव का दिन नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में जो मिठाई आई है वो हमारे लिए जहर है। ये बचपन में उनकी प्रवृत्ति थी। तो बचपन से ही अनाथ हो गए। 11 साल की आयु में उनके माता और पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में मर गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, तो बीमार रोगियों की सेवा का काम दोनों करते थे। सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया। 1 दिन की बीमारी में एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में दोनों चले गए। तो बड़ा दरिद्रता में जीवन जीना पड़ा। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी होने के कारण स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीते हुए पहले 10वें क्लास में अपना स्थान उन्होंने कायम रखा और देश के लिए जो चल रहा था उन सब बातों में वो सक्रिय रहते थे। नागपुर में वंदे मातरम आंदोलन का नागपुर के विद्यालयों में संगठन उन्होंने किया। और जब ये स्कूल के इंस्पेक्टर आए स्कूल में तो उनका स्वागत वंदे मातरम की घोषणाओं से हुआ। तो अंग्रेज सरकार जागरूक हो गई, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने नागपुर के सब विद्यालय बंद कर दिए और पता लगाना शुरू किया कौन है इसके पीछे। नागपुर के उस समय के नामवर बड़े नेता जो थे वो तो थे ही पीछे से, परंतु जिनके हाथों ये काम हुआ वो डॉक्टर हेडगेवार और उनकी एक टोली थी। लेकिन उसका पता नहीं लगा। 4 महीने तक स्कूल बंद रहे, छानबीन चलती रही, पता कुछ नहीं लगा। तो फिर एक नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ विद्यालय शुरू करना ऐसा शुरू हुआ कि बच्चे आएंगे, गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे, अंदर आते हुए प्रत्येक बच्चे को पूछेंगे गलती हुई ना, मुंडी हिलाना, मुंडी हिलाया तो प्रवेश। स्कूल शुरू हो गए। लेकिन 2 लोगों ने इतना भी करने से इनकार कर दिया। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। स्वप्न में भी हम हमारे माता को वंदन करना, वंदे मातरम करना ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? हम विचार ही नहीं कर सकते मुंडी हिलाने का। तो रस्टिकेट हो गए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उस समय राष्ट्रीय विद्यालय रहते थे, वहां पर उन्होंने प्रवेश लिया। उसको भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो निजी तौर पर परीक्षा में बैठे और फर्स्ट क्लास में पास हो गए। इसलिए नागपुर के नेता ने सोचा कि ये बड़ा होनहार बालक है, संघर्षशील है, कष्ट सहन करने की आदत है और सबसे अधिक बात इन्हें प्रामाणिक है, इसको कलकत्ता डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने चंदा करके थोड़ी सी व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को यहाँ कलकत्ते में नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। यहाँ आना और फीस वीस का प्रबंध हो गया, खाना और रहने का प्रबंध नहीं था।
तो उधर के दो विद्यार्थी यहाँ एक लॉज में रहते थे, उनके पलंगों के बीच में अपनी पट्टी बिछाकर वो सोते थे। और भोजन का टिफिन 3-4 लोगों का आता था, उसमें इनका भी भोजन निकल जाता था। ऐसे कुछ दिन करना पड़ा उन्हें, परंतु भेजा इसलिए नहीं था कि केवल डॉक्टर बनेंगे, भेजा इसलिए डॉक्टर ही तो बहाना था। यहां अनुशीलन समिति थी, उस समय क्रांति कार्य का सारा समन्वय अनुशीलन समिति से के द्वारा होता था, तो उससे संपर्क करना ये काम उनको दिया गया। और पश्चिम भारत में क्रांति कार्य का श्री गणेश करना, उन्होंने दोनों काम अच्छे किए। डॉक्टरी भी 4 साल के बाद फर्स्ट क्लास में पास हो गए, और महाराष्ट्र यानी राजस्थान से आंध्र तक के इलाके में क्रांतिकारकों को बसाना, उनकी व्यवस्था करना, शस्त्र आदि पहुंचाना, योजना बनाना, ये सारा संगठक का काम उन्होंने किया। लेकिन वो विफल हो गया आंदोलन। आंदोलन विफल हो गया तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अनुशीलन समिति के प्रवेश में, जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी काली माता के मूर्ति के आगे, कि इस जन्म में देश का ही विचार करूंगा, मेरा अपना करियर वगैरह सारी बातें अगले जन्म के लिए। तो उनको एक नौकरी चलकर आई थी बर्मा में, 3,000 रुपया महीना उस समय की, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को कह दिया कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मैं देश का काम करने वाला हूं। नागपुर में आए तो चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, उन्होंने कह दिया कि ये मेरा विचार नहीं है, मैं देश के लिए ही काम करूंगा, कठिन पथ है, कुछ भी कष्ट सहन कर सकते मैं करूंगा, और किसी को मेरे साथ लेकर ये नहीं करूंगा, इसलिए अविवाहित रहना है। प्रैक्टिस नहीं की, अविवाहित रहे। और असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें गांव गांव गए, भाषण दिए, जागृति की, तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला, सेडिशन। उसमें आंदोलन में बहुत लोगों पर अभियोग चलते थे, लेकिन तय यह था कि सजा भुगतना, बस डिफेंस नहीं देना कोर्ट में। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं डिफेंस देता हूं क्योंकि और एक भाषण मेरा होगा, और उस समय जनता और पत्रकार भी रहते थे कोर्ट में, तो मुझे प्रचार का और एक मौका मिलेगा। तो उनका भाषण जो डिफेंस का था, उन्होंने शुरू यहां से किया कि न्यायाधीश साहब मुझे ये बताओ कि किस कानून के तहत अंग्रेज लोग यहां आकर भारत पर राज्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता तो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सारी दुनिया मानती है, तो कोई कानून है क्या अंग्रेज हम पर राज कर रहे? नहीं है। और इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, आपका कोर्ट इल्लीगल है, आप भी इल्लीगल जज हो, मैं आपके अधिकार को मानता ही नहीं हूं। मैंने यही बताया देशवासियों को कि स्वतंत्र होना हमारा अधिकार है, और स्वतंत्र कैसे होना ये मैंने उनको बताया। सर्वसम्मत कानून के आधार पर जो है वो मैंने बताया, मैंने कोई गुनाह किया नहीं है, और मैंने किया गुनाह कि नहीं गुनाह उसका निर्णय आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको मान्यता नहीं देता। तो उनको 1 साल सश्रम कारावास की सजा देते समय मैजिस्ट्रेट ने रिमार्क लिखा, ऑबिटर डिक्टा कहते हैं ना, ऐसा लिखा कि इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है, उससे इनका डिफेंस का भाषण ज्यादा सेडिशियस है। ऐसे वो थे, और इसलिए इन सब प्रकार की धाराओं में वो सक्रिय थे। स्वयं अध्ययन चिंतन भी करते थे, और इन सभी धाराओं में जो धुरीण लोग उस समय काम करते थे, इन सब से उनकी भेंट भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष बाबू, भगत सिंह, राजगुरु, मदन मोहन मालवीय, ऐसे अनेक लोगों से उनकी बातें होती, सुभाष बाबू से भी। उसमें से उनको एक बात ध्यान में आई कि मेरा अध्ययन और चिंतन मुझे जो बता रहा है वही एक बात सबके मन में है, और वो बात क्या है कि सबको लगता था कि देश की एक समस्या उठाकर उसको ठीक करने के लिए हमने अपना जीवन लगा दिया,
और इसलिए यह समस्या कभी न कभी ठीक हो जाएगी, परंतु समस्या फिर से नहीं आएगी इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि स्वतंत्रता की ही बात करें तो अंग्रेज कोई हमको गुलाम बनाने वाले पहले नहीं थे। उसके पहले सीमा के पार से इस्लाम का आक्रमण आया, 500 साल तक सारे देश में आसाम छोड़ के, और उन्होंने अपना खेल खेला। उसके पहले शक थे, उसके पहले कुषाण थे, उसके पहले सिकंदर था, उसके पहले हूण आए थे। अंग्रेज तो 8वें थे। तो बार बार कोई आता है, दूर से आता है, हमसे बर्बर है, हमसे श्रेष्ठ नहीं है, मुट्ठी भर लोग रहते हैं, और हम जो दुनिया में सबसे अमीर, सबसे पराक्रमी, सबसे नीतिमान, श्रेष्ठ तत्वज्ञान के धारण करने वाले हमको जीत लेते हैं, गुलाम बनाते हैं। और ये बार बार होता है, एक बार नहीं। तो अब की स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, परंतु मिलने के बाद टिकेगी कैसे? कोई दूसरा आके हमको गुलाम तो नहीं करेगा। ये भीति सदा रहेगी, क्योंकि ये अपने समाज में स्वार्थ और भेद है। तो स्वार्थ भेद रहित एक समाज हमारा बन जाए, और इसके चलते अनुशासनहीनता, अज्ञान वगैरह सारे दोष है, तो कुछ गुणवत्ता बन जाए, तभी ये होगा कि समस्या फिर से नहीं आएगी। हम काम कर रहे हैं, अभी के लिए उपाय हो जाएगा, परंतु हमारा काम पूरा तब होगा जब ये काम हो जाएगा। समाज की एकता, समाज की गुणवत्ता, ये किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमने यहां समय लगाया, हमको दूसरा समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो फिर डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है और सब बड़े बड़े लोग इतने बड़े कामों में लग गए, तो सबके काम को पूर्ण करने वाला ऐसा ये काम कैसे करना मैं प्रयोग करता हूं। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को मिलने आए थे, डॉक्टरी होकर नागपुर गए उसके बाद, या उस समय ही आए थे, और उनसे उनकी चर्चा हुई। तो यही चर्चा हुई कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि दादा मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। से 10 साल उन्होंने प्रयोग किए, और फिर 1925 के विजयादशमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की घोषणा की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो पहले मैंने कहा, संघ कंपटीशन नहीं है, संघ रिएक्शन नहीं है, संघ अपोजिशन नहीं है, संघ अचीवमेंट के लिए भी काम नहीं करता। संघ हैज कम टू फुलफिल, नॉट टू डिस्ट्रॉय। ये बात पहले समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज कोई भी सार्वजनिक काम चलता है तो लोग पहले सोचते कि क्यों कर रहा है, कुछ पाना होगा, किसी के साथ स्पर्धा होगी, यही सोचते हैं। संघ के जन्म में ये कुछ भी कारण नहीं है, बस डॉक्टर हेडगेवार के हृदय की व्यथा, देश की दुर्वस्था, संघ बन फूट निकली, हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली, ऐसा हम वर्णन करते हैं एक गीत में। ऐसे संघ शुरू हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है, और संपूर्ण समाज संगठित होना मुश्किल बात है, होता नहीं। आज ही अपनी संख्या अगर 142 करोड़ है, हिंदू कहने वाले 100 भी माने जाए, 100 करोड़, तो 100 करोड़ तो एक संगठन में आएंगे नहीं, कभी संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। परंतु ऐसे लोग रहते हैं जिनका बाकी लोग अनुकरण करते हैं। महाजनो येन गतस्स पंथा, ऐसा अपने यहाँ कहा है, गीता में कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। तो समाज के श्रेष्ठ जन जो करेंगे उसकी फैशन बनती है, उस वातावरण में समाज अपने आचरण का परिवर्तन करता है।
तो गांव-गांव में, गली-गली में ऐसे समूह हो कार्यकर्ताओं के जो स्वयं शुद्ध चरित्र है, जिनके जीवन में बिल्कुल स्वार्थ नहीं, समाज से जिनका नित्य और जीवंत संपर्क है और उनको देखकर समाज अपना आचरण कैसे करना है तय करता है, ऐसा देशव्यापी कार्यकर्ताओं का समूह चाहिए। ऐसा समूह खड़ा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण के द्वारा देशव्यापी कार्यकर्ताओं के समूह के अभिसरण से वातावरण, उस वातावरण में सामाजिक परिवर्तन, समाज का संगठन, इसी को हम कहते हैं लोक संग्रह। अच्छा शब्द वो है, लोक संपर्क, लोक संस्कार, और फिर संस्कारित लोगों की अच्छे कार्य में योजना, इसको लोक संग्रह कहा गया है। उन्मार्गगामी नहीं होने देना, लोगों को सन्मार्गगामी बनाना। इसलिए वो किए बिना केवल नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे, किसी